तो चलो स्टूडेंट, आज की टॉपिक शुरू करते हैं। और आज की टॉपिक है सेल पैरामीटर। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में ये सेल पैरामीटर का नाम आ चुका है। हमने कहा भी था कि सेल पैरामीटर क्या है, इसको आगे बताएंगे। तो आज देखते हैं सेल पैरामीटर को। तो पहले वही जो पूर्व करते आए हैं, एक सेल बना लेते हैं। सेल को ड्रा करते हैं। एक यूनिट सेल बना लिया हमने, ठीक है। अब इस यूनिट सेल में हम क्या देख रहे हैं, जो लाइनें हैं, इन लाइनों को, इनमें से 3 को चुनते हैं और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जिनसे 3 विमाएं बनती हैं, ठीक है। ये दिख रहा है कि क्या एक लंबाई बनाएगी, एक चौड़ाई बनाएगी, एक ऊंचाई बनाएगी। तीनों 3 एक्सिस हैं जो 3D में होती हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस। किसी को भी एक्स वाई मान ले, किसी को भी जेड मान ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इधर ही मान लेते हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, 3 हमारे अक्ष हो गए, ठीक है। और एक्स अक्ष क्या है, इसको लंबाई मान लिया, वाई अक्ष को चौड़ाई मान लिया, जेड अक्ष को ऊंचाई मान लिया इस क्यूब की, ठीक है। एक तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला पैमाना हो गया। दूसरा, ये एंगल्स कितनी है बन रही हैं, कोण, अर्थात 3 कोण यहां दिख रहे हैं, ये और ये कोण। ये तीनों कोण इनका जो परिमाप लेंगे तो इन दोनों को मिला के हम सेल पैरामीटर कहेंगे। यानी सेल को 2 परिमापों द्वारा अध्ययन करेंगे। एक एक्स वाई और जेड अक्ष के थ्रू इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और दूसरे इनके एंगल्स कितने हैं, तो हमारे सेल पैरामीटर से यही है। अब देखते हैं इस लाइन को सीधे सीधे, क्यूब में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसको सीधे यहां हम देख लेते हैं, यू ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इन लाइनों को यहां ला दिया, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ठीक है। ये क्यूब की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गई, ठीक है। चलो, एक्स अक्ष के थ्रू एक भुजा को हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ ए है। इस मामले में कर लिया, जहां लेंथ माना उसके ठीक सामने जो हमारा एंगल पड़ रहा है, उस एंगल को हमने मान लिया अल्फा, ठीक है। वाई अक्ष के थ्रू जो लेंथ हमारी मिल रही है उसको हम मान लें बी, और इसके ठीक सामने जो हमारा एंगल है उसको हम मान लेते हैं बीटा, ठीक है। जेड अक्ष के थ्रू जो लेंथ है उस लेंथ को हम मान ले रहे हैं सी, ठीक है। और इसके सामने जो एंगल बन रहा है इसको हम मान ले रहे हैं गामा, ठीक है। तो ये ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, यही हमारे सेल के पैरामीटर हैं। इन सेल के पैरामीटर के आधार पर इकाई सेल कुल 7 प्रकार के होते हैं। ये बात याद रखनी है, सेल पैरामीटर के आधार पर इकाई सेल 4 प्रकार के होते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पे, अरेंजमेंट के आधार पे इकाई सेल कुल 4 प्रकार के होते हैं। उन 4 प्रकारों को खूब बढ़िया से पढ़ चुके हैं। अब सेल पैरामीटर के आधार पर इकाई सेल कुल 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के, 7 प्रकार के। और इन 7 प्रकारों को हम आगे देखेंगे कौन कौन से प्रकार हैं। तो चलो, सेल पैरामीटर के आधार पर इकाई सेल के प्रकार को देखते हैं। सेल पैरामीटर के आधार पर इकाई सेल का प्रकार कुल 7 प्रकार दिया हुआ है। सेल का पैरामीटर है और इनसे बनने वाला क्रिस्टल जालक, ये कितने प्रकार का है, कौन कौन सा है, इसका टेबल है, 3 टेबल है। देखते हैं। पहला क्या है? पहला घनी
यानी सिंपल क्यूबिक सिस्टम है, घनीय तंत्र। ठीक है, इसमें सेल पैरामीटर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी इकाई सेल में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों बराबर। और एंगल्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि कोण भी सभी 90 अंश के हैं, एकदम क्यूब। यही सिस्टम क्या है, एकदम क्यूब है। तो क्यूब का पैरामीटर जो है वही घनीय तंत्र का पैरामीटर होता है। और इसके द्वारा बनने वाले क्रिस्टल जालक कुल 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। और यही तीनों प्रकारों का हमको अध्ययन करना है। इसको जरा हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, डार्क कर दे रहे हैं, देख लो। हमको ये तीनों प्रकार पढ़ना है, बाकी ये प्रकार नहीं पढ़ना है, केवल इनको जानना है पैरामीटर्स के लिए। ठीक है, दूसरा प्रकार है हमारा सेल का द्विसम लंबाक्ष, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेट्रागोनल। इसमें देख लेते हैं ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी लंबाई चौड़ाई तो बराबर है बट ऊंचाई बराबर नहीं है। यदि सी को हम ऊंचाई माने हैं तब दो इसकी इकाइयां बराबर हैं, दो कोर्स बराबर है, तीसरा कोर बराबर नहीं है। एंगल्स देख लेते हैं, एंगल्स फिर वही बराबर है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। और इस प्रकार के 2 यूनिट सेल बनते हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रकार विषम लंबाक्ष अर्थात ऑर्थोरॉम्बिक में। यहाँ क्या देख रहे हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अर्थात यहाँ तीनों ही कोर बराबर नहीं है, तीनों कोरों में डिफरेंस है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल्स लेकिन तीनों ही 90 अंश के अभी भी हैं। और इस प्रकार के सेल से 4 प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं हमारे। कितने प्रकार के क्रिस्टल, 4 प्रकार के। चौथा प्रकार है एक नताक्ष अर्थात मोनोक्लिनिक, और मोनोक्लिनिक का सेल पैरामीटर है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। मतलब तीनों में, अब देखो यहां तक हमारे कोर बराबर थे, यहाँ कोर बराबर था, एंगल्स यहाँ तीनों में बराबर है, यहाँ लंबाई चौड़ाई बराबर तो ऊंचाई बराबर नहीं, यहाँ तीनों बराबर नहीं, और यहाँ भी तीनों बराबर नहीं। एंगल्स की बात करते हैं तो अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री है, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात 2 एंगल्स तो हमारे 90 अंश हैं, लेकिन तीसरा एंगल 90 अंश नहीं है। और इस प्रकार के सेल से 2 प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं। पांचवा है त्रिनताक्ष यानी ट्राइक्लिनिक, और ट्राइक्लिनिक का सेल पैरामीटर क्या है, तो ट्राइक्लिनिक में ये सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है, यहाँ कुछ भी बराबर नहीं मिलेगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और एंगल्स को देखें तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सभी बराबर नहीं है और 90 अंश भी नहीं है। और इस प्रकार के सेल से एक प्रकार का ही क्रिस्टल बनता है। खटकोणीय की बात करें, छठा प्रकार है खटकोणीय या हेक्सागोनल। इस हेक्सागोनल में हम देखते हैं कि सेल पैरामीटर जो है कोर्स ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अर्थात ए भी तो बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है इसके तरह। लेकिन एंगल्स हमारे क्या देखें, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन गामा 120 अंश। ये केवल खटकोणीय में होता है 120 अंश का एंगल गामा का। और इस प्रकार के सेल से एक ही प्रकार का क्रिस्टल बनता है। फिर 7वां प्रकार है हमारा त्रिसमनताक्ष अर्थात राम्बोहेड्रल, और इसका पैरामीटर है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। फिर हम इस वाले के बराबर आ गए हैं, इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों आपस में बराबर हैं लेकिन 90 अंश के बराबर नहीं है। और इस प्रकार के सेल से एक ही प्रकार का क्रिस्टल बनता है, और कुल टोटल क्रिस्टलों की संख्या 14 होती है। यानी क्रिस्टल जालक कुल 14 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के सेल से, एटम अरेंजमेंट अर्थात परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर कुल 4 इकाई सेल होते हैं। सेल पैरामीटर के आधार पर कुल 7 इकाई सेल हैं, और इन सबको मिला के टोटल बनना चाहिए 7 चौके 28 क्रिस्टल जालक बनना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहार में 28 प्रकार के न होकर के
14 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, क्योंकि सभी में 4 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम नहीं बनते। केवल एक ही है विषम लंबाक्ष अर्थात ऑर्थोरॉम्बिक, जिसमें 4 प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं। और 4 प्रकार में क्या, सिंपल, इसके बाद फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, इंड सेंटर्ड, ये 4 प्रकार बनते हैं केवल विषम लंबाक्ष में। बाकी किसी में भी 4 प्रकार नहीं है। पहले वाले में 3 प्रकार है, फिर 2 प्रकार, और नीचे 2, फिर 1 प्रकार के हैं। इस तरह से कुल मिला के 14 क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। तो हम आगे स्टडी जो करेंगे केबल क्यूबिक का, ये किस लिए किया जाता है, ज्यादा टिपिकल ना हो, सिंपल रहे। इस सिंपल के लिए क्या, ये हमारा ABC तीनों बराबर रहे, अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेल में बराबर रहे, कोण भी एंगल्स भी बराबर रहे और 90 अंश रहे। और इनके द्वारा बनने वाला क्रिस्टल जालक कुल 3 प्रकार का होता है। इन 3 प्रकार का आगे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी तक हम लोग सेल पैरामीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। सेल पैरामीटर में कोर की लंबाई ABC और विभिन्न फलकों के बीच या विभिन्न कोरों के बीच जो एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा। अब हम केवल क्यूबिक यूनिट सेल, घनी इकाई सेल की बात करेंगे। और घनी इकाई सेल में पहले से हम जान रहे हैं कि तीनों कोरों की लंबाइयां सेम होती हैं, यानी ABC बराबर हैं। और तीनों जब बराबर हैं तो हम एक ही उनको केवल ऐसे भी दिखा सकते हैं, एंगल्स हमेशा 90 डिग्री है। तो देखते हैं, एक यूनिट सेल को ड्रा करते हैं। एक यूनिट सेल बनाया, इसके घटक कणों को भी दिखाया, इसके विभिन्न घटक कण, यानी ये मौलिक इकाई सेल, मौलिक इकाई सेल। चलो अब देखो, घटक कणों की जगह एटम्स लगे हैं, परमाणु। और भी होते हैं, लेकिन अध्ययन की सरलता के लिए केवल परमाणु की बात होती है। तो घटक कणों की जगह क्या लगे हैं, परमाणु लगे हैं। और परमाणु लगे हैं, ये जो लाइनें हैं, परमाणु की जगह एक और बात बताया कि परमाणु का ये वास्तविक शेप नहीं दिखाया गया। वास्तविक शेप क्या होता है, ये पूरे गोले, परमाणु की जगह ये पूरे गोले होते हैं जो एक दूसरे से पैक्ड होते हैं। ठीक है, इन गोलों में अब देखो, इन लाइनों की बात करते हैं तो क्रिस्टलों में जो भी गोलों से संबंधित लाइनें खींच के त्रिविम संरचना बनती है, यह लाइनें केवल काल्पनिक हैं। क्रिस्टल में वास्तव में कोई लाइन नहीं पाई जाती है, ये केवल काल्पनिक है। एक शेप देने के लिए, 3 डायमेंशन शेप देने के लिए इन लाइनों की कल्पना की गई है। बाकी क्रिस्टल के अंदर कोई लाइन नहीं खींची होती है। ठीक है, अब देखो एटम्स की बात करें तो परमाणु केंद्र की जगह, परमाणु केंद्र जो हम दिखा रहे हैं, इनकी जगह परमाणु गोला अब हम यूज करेंगे, उनको परमाणु कहेंगे। और एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या क्रिस्टल को पिघला के फिर से ठंडा करने पर जो सॉलिड बनेगा, क्रिस्टली सॉलिड को पिघलाने पर फिर अगर उसको ठंडा किया जाए सॉलिड प्राप्त होगा, क्या वो क्रिस्टल ही बनेगा कि अक्रिस्टल बनेगा? तो ये जान लो, जिसका जो नेचर है, अगर क्रिस्टली सॉलिड है तो उसको लिक्विड स्टेट में पिघला के ले गए, फिर वापस ले आ रहे हैं ठंडा करके ठोस स्टेट में, तो हमेशा क्रिस्टल ही बनेगा। अपना जो एटम अरेंजमेंट है वह फिर प्राप्त कर लेगा, फिर उसके एटम्स उसी प्रकार व्यवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं इस किनारे पर और जरा देखते हैं। आज की हमारी टॉपिक है इकाई सेलों में कोर की लंबाई और परमाणु त्रिज्या में संबंध। तो इकाई सेल में कोर की लंबाई क्या है, यही लंबाई है, ये कोर की लंबाई है। चूंकि अब इकाई सेल घनी होगी तो घन में तीनों भुजाएं ही हमारी बराबर होंगी। घन में हमारी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो ABC 3 नाम देने की कोई जरूरत नहीं, केवल A नाम दे लिया काम चल जाएगा। एंगल्स हमेशा 90 डिग्री हैं, यहाँ एंगल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो एक हम लाइन को ड्रा करते हैं, एक कोर को ड्रा करते हैं और इस पे
एटम का सेंटर बनाते हैं। ये परमाणु का केंद्र है, ये वाला पोजीशन, ये परमाणु का केंद्र है। अब देखो इस पे एटम का गोला क्या होगा, इस तरह से पैक होगा, परमाणु गोला यू, ये हमारा एटम हो गया। एक कल्पना करो, ये टोटल लेंथ हमारी यहां से यहां तक की ए है, ए के बराबर है। इस दूरी को हम क्या कहेंगे, यहां से यहां तक परमाणु का व्यास है, और सेंटर से ये क्या है, परमाणु की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम आर से भी दिखाते हैं। त्रिज्या कैसे दिखाते हैं, आर से। तो एक मौलिक इकाई सेल में एटम अरेंजमेंट, परमाणु केवल कॉर्नर्स पे होते हैं, यानी कि इस तरह व्यवस्था होती है, परमाणु एक दूसरे के साथ इस तरह से क्लोज पैक होते हैं। और जब इस प्रकार से क्लोज पैक होंगे तो क्या दिख रहा है, एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, यानी 2 आर मिलके कुल ए के बराबर की लेंथ पा रहे हैं। 2 आर बराबर ए। हम यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ व्यवस्था है मौलिक इकाई सेल में 2 आर बराबर ए, या फिर आर बराबर ए बटे 2। तो चलो देखते हैं मौलिक इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। टोटल 8 कॉर्नर्स पे हैं, और जब हम, चूंकि एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, कई बार बताया जा चुका, तो इसमें कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है। मौलिक इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या 1, और आर ए में संबंध जो है R इक्वल टू A/2, ये मौलिक इकाई सेल के लिए ये संबंध हमारा मिल गया। जरा फलक केंद्रित इकाई सेल में संबंध को देख लेते हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4, कुल परमाणुओं की संख्या 4 है, और इसकी त्रिज्या किसके बराबर होती है, इसके कोर से यू रेशियो में संबंधित होती है। देख लेते हैं R इक्वल टू √2a/4, R इक्वल टू √2a/4। जरा देख लेते हैं ये संबंध हमको कैसे प्राप्त हुआ है। फलक केंद्रित इकाई सेल में क्या होता है, जरा इकाई सेल की बात करें तो कोनों के साथ साथ घटक कण फलक के केंद्र पे भी होते हैं। प्रत्येक फलक के केंद्र पे होते हैं, हम पहले से जान रहे हैं। कुल 6 फलक है तो 6 घटक कण। यहाँ केवल एक ही फलक को हम ड्रा कर रहे हैं, एक फलक को, यानी कि कॉर्नर्स पे है एटम और एक सेंटर में है, ये परमाणु के केंद्र हैं। यानी अगर इस तरह से इस विकर्ण पे, ये वर्ग है, वर्ग के विकर्ण पे अगर हम एटम को ड्रा करें, यू यू, यानी कि कुल 3 परमाणु इस तरह से लगे हुए हैं एक फलक के साथ। ये कॉर्नर्स हो गए और ये बीच वाला फलक का केंद्र हो गया। अब देखते हैं क्या, ये हमारा ये हो गया, ये विकर्ण निकालना है। इस विकर्ण में देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आर कितने हैं, यानी परमाणु की त्रिज्याएं कितनी हैं। चलो यहां से देखो, एक आर, यहां से यहां तक एक आर, फिर यहां से यहां तक एक आर, फिर यहां से यहां तक एक आर, यानी 4 आर। 4 आर के बराबर ये डिस्टेंस है, ये ए है, ये ए है। अब सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या, 4r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर इसको क्या करेंगे, या 4r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, या फिर आगे देख लो, r स्क्वायर इक्वल टू 2/4 ए स्क्वायर। ठीक है, r इक्वल टू देख लो, r इक्वल टू ये क्या हो गया, √2/2a। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, यानी √2 इसको देख, यहाँ 4r स्क्वायर जो लिखे हैं ये होल स्क्वायर है, 4r स्क्वायर होल स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, 16r स्क्वायर
फिर बटे भी 16, यानी कि R इक्वल टू 1/8 A। इसको हम फिर से देख लेते हैं, यहाँ देख ले 1/8 है को R इक्वल टू 1/8 A है। ठीक है, यू भी कह सकते हैं A/2√2, या फिर √2 से ऊपर नीचे दोनों हम अगर गुणा कर लेते हैं, √2 से ही √2 से गुणा कर लें ऊपर नीचे, तो हमारा सीधे सीधे संबंध मिल जाता है √2A/4, R इक्वल टू √2A/4। ये हमारा संबंध बन गया, एक सीक्वेंस में है, इसके लिए यहाँ √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। ये सीक्वेंस क्या हमारा मिल रहा है, फलक केंद्रित इकाई सेल में R इक्वल टू √2A/4, इसके बाद अंत केंद्रित इकाई सेल में R इक्वल टू √3A/4। इस सीक्वेंस बनाने के लिए √2 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। ठीक है, चलो अंत केंद्रित इकाई सेल में देखते हैं क्या अरेंजमेंट होता है अंत केंद्रित इकाई सेल के, तो देख लेते हैं। तो अंत केंद्रित इकाई सेल को देखते हैं, अंत केंद्रित इकाई सेल को ड्रॉ कर लेते हैं। कॉर्नर्स पे घटक कणों के साथ साथ एक घटक कण इस यूनिट सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, और जब ये बॉडी के अंदर है तो जरा इसके अरेंजमेंट के बारे में देखते हैं क्या अरेंजमेंट है। तो कहां से कहां तक, इसके एक कॉर्नर से लेके ये कॉर्नर पीछे वाले फेस का और दूसरे कॉर्नर जो आगे वाला फेस का है, दोनों से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं घन का विकर्ण, और घन के विकर्ण से देखेंगे तो फिर से हमारे 3 एटम ही जुड़े होंगे घन के विकर्ण पर, और जिस प्रकार से इसके ठीक पहले वाले में फलक केंद्रित वाले में कुल 4R लेंथ थी, यहाँ भी हमारी लेंथ वही 4R के बराबर होगी। ठीक है, तो घन का विकर्ण का सूत्र है, घन का विकर्ण बराबर √3 इंटू भुजा, ये घन के विकर्ण का सूत्र है। तो इस पे सीधे सीधे अप्लाई कर देते हैं। ये घन का विकर्ण यानी ये लेंथ 4R के बराबर हो रहा है, विकर्ण इक्वल टू √3 और हमारी भुजा है 1। ठीक है, चलो R इक्वल टू √3/4, ये हमारा लेसन मिल गया, R इक्वल टू √3A/4। ठीक है, तो ये तीनों हमारे इकाई सेलों में कोर की लंबाई और परमाणु त्रिज्या में रिलेशन मिल गया है, मौलिक इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल और अंत केंद्रित इकाई सेल का। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट अब देखते हैं इकाई सेलों में संकुलन प्रभाव। संकुलन प्रभाव यानी पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग जब भी हमारे परमाणु जो है एकदम एक दूसरे से सटे हुए क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उसको हम पैकिंग बोलते हैं। प्रभाव देखेंगे क्या है पैकिंग का प्रभाव, पैकिंग फ्रैक्शन। तो इकाई सेल में टोटल जितना वॉल्यूम होता है उसमें से बहुत सारा वॉल्यूम परमाणुओं द्वारा घेर लिया जाता है, कुछ वॉल्यूम खाली रहता है। तो संकुलन प्रभाव किसे कहेंगे, एक इकाई सेल के अंदर परमाणुओं द्वारा घेरा गया कुल स्थान और इकाई सेल कुल स्थान यानी उसका वॉल्यूम, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन और इकाई सेल का कुल आयतन का अनुपात, यानी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन में भाग दे देंगे इकाई सेल के आयतन से, तो हमारा संकुलन प्रभाव निकल जाएगा। और संकुलन प्रभाव देखो मौलिक इकाई सेल में क्या होता है, संकुलन प्रभाव 0.524 और संकुलन क्षमता इसी में 100 से गुणा कर देंगे तो संकुलन क्षमता आ जाएगी 52.4%। अंत केंद्रित इकाई सेल में संकुलन प्रभाव 0.68 और संकुलन क्षमता 68%। उसी प्रकार फलक केंद्रित इकाई सेल में संकुलन प्रभाव 0.74
और संकुलन क्षमता 74% है। रिक्तियों को देख लेते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा स्थान परमाणुओं द्वारा घेरा जा चुका है उसमें रिक्तियां कम होंगी, और जिसमें कम स्थान घेरा गया है उसमें रिक्ति ज्यादा होगी। तो ये 52.4% घेरा जा रहा है, तो इसमें रिक्ति 100 में से घटा देंगे। ये 68% घेरा जा रहा है, इसमें रिक्ति हमारी 32% है, और इस 74% घेरा जा रहा है फलक केंद्रित इकाई सेल में, तो इसमें रिक्ति है 26%। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस रिलेशन को भी हम निकाल सकते हैं। एक इकाई सेल में बता दे रहा हूँ किस तरह से निकालेंगे, मौलिक इकाई सेल के लिए बता दे रहा हूँ। तो मौलिक इकाई सेल की बात करते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या हम देखेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन किस प्रकार से निकालेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन बटे इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन। और ठीक है, अब देख लेते हैं। चलो देखिए, मौलिक इकाई सेल में कुल कितने परमाणु है, नंबर ऑफ एटम्स 1, और इसके परमाणु त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध क्या देखे थे, R इक्वल टू A/2। ठीक इसके पहले वाले टेबल में तो परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, एक ही परमाणु है वो स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो उसका आयतन कैसे निकालेंगे, गोले की त्रिज्या वाला सूत्र। और गोले की त्रिज्या का सूत्र है 4/3 πr³ का। ये गोले की त्रिज्या है, एक ही परमाणु है, तो 1 गुणे ये फार्मूला रख देंगे। ठीक है, तो एक परमाणु है, एक परमाणु द्वारा घेरा गया स्थान 1 गुणे 4/3 πr³ बटे क्या देखेंगे, इकाई सेल का आयतन। तो आयतन कैसे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी A का क्यूब। ठीक है, चलो आ गया ये बराबर। अब देख लेते हैं, R की जगह हम ये वैल्यू भर देते हैं A/2 को, तो क्या हमारा आ जाएगा बराबर 4/3 पाई, R की जगह A/2 का क्यूब रख देंगे बटे A³। देखेंगे हमारा A³ ये भी A³ बन जाएगा, कट जाएगा, और इस प्रकार इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा 0.524। इसी में 100 से अगर हम गुणा कर दिए, इसी फार्मूले में 100 से गुणा कर देंगे तो पैकिंग इफिशियंसी यानी संतुलन क्षमता भी पता चल जाएगी। तो ठीक है, देखते हैं, इस प्रकार से तुम लोग खुद कैलकुलेट करके देखना, ये हमारा सारा रिलेशन निकल जाएंगे। जब अंतर केंद्रित इकाई सेल में आएंगे तो उसमें परमाणुओं की संख्या यहाँ 1 थी, उसमें 4 हो जाएगी। बाकी क्या है, R का रिलेशन देख लेना कि अंतर केंद्रित इकाई सेल में क्या है, तो √3 A/4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार वैल्यूज रख देंगे तो ये सारे संबंध हमारे निकल जाएंगे। एक बात तुम लोगों को याद रखना है, पीछे वाली टेबल जो U टेबल थी वो टेबल, और ये वाली टेबल, ये दोनों टेबल याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कम स्थान किसमें है, फलक केंद्रित इकाई सेल में बच रहा है, और सबसे ज्यादा खाली स्थान किसमें, तो सबसे जब बड़ी रिक्ति जो दिख रही है वो मौलिक इकाई सेल में, यानी फलक केंद्रित इकाई सेल जो है इसमें परमाणु ज्यादा से ज्यादा होते हैं, तो इसका घनत्व भी ज्यादा आएगा। इसमें परमाणु कम स्थान घेरे हैं, इसका घनत्व कम आएगा। ठीक है, बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। एक बात और मैं ये जानना चाह रहा हूँ तुम लोगों से स्टूडेंट, कि तुम लोग अपने नोट्स तैयार कर रहे हो कि नहीं। अगर तुम लोग अपना नोट्स तैयार नहीं कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं होगी, बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो तुम लोग साथ साथ अपना नोट्स तैयार करते चलो, और अगर तुम लोग नोट्स तैयार कर रहे हो तो जरा मुझे भी ग्रुप पे सेंड करके दिखाओ। ठीक है, धन्यवाद।